स्वागत है आप सभी का CGPSC संकल्प पे। आज वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय राजवंश। लास्ट वाला पार्ट हमने क्लियर किया हुआ है, जो कि था आपका वैदिक काल से गुप्त काल तक। तो सिलेबस मिलाते चलिएगा, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। आप भी हमें क्रॉस चेक करते चलिए कि कहीं हम और कुछ तो नहीं पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस में है वही पढ़ा रहे हैं ना। तो हमें क्रॉस चेक जरूर करते चलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हम लोग मेंस लेवल का छत्तीसगढ़ हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। लास्ट वाला वीडियो भी जरूर जाके देखिएगा। होप वो लास्ट वाला वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी CGPSC मेंस की 3 मंथ की पेड क्लासेस शुरू होने वाली है, और वो 3 महीने को टारगेट करते हुए ही बनाया जा रहा है, जिसका कॉस्ट हमने मिनिमम रखा है। इसके बारे में आपको जानकारी बहुत जल्द मिल जाएगी, तो तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए आज वाला जो सेशन है उसे शुरू करते हैं। देखते हैं छत्तीसगढ़ का राजवंश, क्षेत्रीय राजवंश। सबसे पहला बारी आता है राजर्षि तुल्य वंश की। इनके राजाओं के नाम देख लीजिए, सूरा, दैत, विभीषण, भीमसेन फर्स्ट, दैत 2 और भीमसेन 2। ये तो आपने प्री में भी पढ़ा है, तो इसमें अलग क्या है? इसमें कुछ अलग नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट राजा है इनके, ये हैं भीमसेन 2। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका ताम्रपत्र मिलता है। कहाँ से? आरंग से। ठीक है, ताम्रपत्र जो है आरंग से मिलता है, इस वजह से आरंग ताम्रपत्र कहा जाता है, और इसी वजह से ही इसे राजधानी भी माना जाता है। इस ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि भीमसेन 2 ने कुछ जो ग्राम है, यानी कि गांव वाले जो ग्राम है, कुछ दान में दिए थे। इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो इससे हमको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि जो ताम्रपत्र है वो राजधानी से जारी होते थे, ऐसा माना जाता है जनरली। तो जहां से आपको ताम्रपत्र मिल रहे हैं, मतलब आप मान के चलेंगे कि वहां उनकी राजधानी रही होगी। हमेशा याद रखिएगा, हिस्ट्री को होगी में करिएगा, हम कंफर्म नहीं है लेकिन होगी। और भीमसेन सेकेंड ये आपके प्रतापी राजा रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने ताम्रपत्र जारी किया है। और ताम्रपत्र से क्या जानकारी मिलती है कि कुछ ग्राम दान किए गए थे, बस। ठीक है, क्वेश्चन राजर्षि तुल्य राजवंश के बारे में बताइए। एक्सप्लेन अबाउट राजर्षि तुल्य डायनेस्टी। 4 मार्क्स का दिया हुआ है। राजाओं के नाम लिखिएगा, ताम्रपत्र कहाँ से मिलता है ये लिखिएगा, राजधानी और प्रतापी राजा। ठीक है, वीडियो को पॉज करिएगा और ट्राई करके देखिएगा आंसर लिखने का। चलें आगे। उसके बाद जो दूसरा आता है नल वंश। इनके बारे में तो हमने डिटेल देखा है। 3 है ना आपका, रिद्धिपुर शिलालेख, उसके बाद केसरीवाड़ा शिलालेख, उसके बाद पोड़ागढ़ शिलालेख। पंडिया पत्थर भी है, लेकिन ये 3 शिलालेख सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। आगे चले, शरभपुरीय राजवंश। देखिए शरभपुरीय राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। शरभपुरीय राजवंश जो है, सबसे पहले तो इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? शरभपुरीय राजवंश नाम का कोई राजवंश भी था, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपका जो आंसर होगा वो है 510 AD का भानुगुप्त का एरण अभिलेख। क्या? एरण अभिलेख। इससे जानकारी मिलती है आपकी शरभराज की। ठीक है, अब शरभराज नाम का कोई व्यक्ति था जो आपका दक्षिण कोसल में शासन कर रहा था। चलिए ठीक है, लेकिन शरभराज आया कहाँ से, है ना? सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि इनकी राजधानी क्या थी। इनकी राजधानी जो माना जाता है वो बोलते हैं शरभपुर। शरभपुर कहाँ है नहीं पता, शरभपुर का एग्जैक्ट लोकेशन हमको नहीं पता है। वो रायपुर, बिलासपुर, मल्हार या सिरपुर, इनके आसपास का एरिया जो था शरभपुर कहलाता था, ऐसा बोला जाता है। एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक है, तो शरभराज नाम का व्यक्ति था जो शरभपुरी वंश की नींव डाला, और शरभपुर जगह था जहां से वो शासन कर रहा था। इतना जानकारी मिल गया हमको। अब हमको पता करना है कि शरभराज था कौन। तो शरभराज जो थे वो थे आपके वाकाटक वंश, हमने देखा था। वाकाटक वंश के ये थे सामंत। सामंत इसे इंग्लिश में कहा जाता है नोबल्स। ठीक है, साथ में शासन करते हैं, पूरा सा बड़ा सा साम्राज्य है मान लीजिए ये। अब राजा सेंटर में है ना, तो जरूर थोड़ी कि हर एक जगह पे वही अपने शासन करेगा। उनके छोटे छोटे सामंत रहेंगे यहाँ पे, जो इनके अधीन रह के राजा के लिए, मतलब राजा के अधीन रहेंगे और इनको टकोली भेजा करेंगे। ऐसे ही तो शासन होता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, जब राजा कमजोर हो गया, मान लीजिए ये राजा कमजोर हो गया, तो ये वाला जो राजा है वो बोलेगा कि मैं इसको टकोली क्यों भेजूं,
मतलब मैं अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता हूँ, ये मेरा राज सिंहासन है, मैं संप्रभु हूँ, ये बोलेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ से टकोली आना बंद हो जाएगा। जब राजा पावरफुल रहता है तो एक जो बड़ा राजा रहता है उसके अधीन पे अपने आप को इन लोग सरेंडर कर देते हैं। जो छोटे छोटे साम्राज्य रहते हैं अपने आप को युद्ध से भी बचा लेते हैं, इसी बहाने ये ज़्यादा से ज़्यादा उनको हर साल पैसा भेजना पड़ेगा, टकोली भेजना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, युद्ध से और मारकाट से तो बेहतर ही है। लेकिन जैसा ही कमजोर राजा आता है अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। स्वतंत्र मतलब मैं पूरे तरीके से अपने निर्णय खुद ले सकता हूँ, टकोली भेजने का मेरे को जरूरत नहीं है। तो वैसे ही चल रहा था शरभ राज। शुरुआत में सामंत थे, वाकाटक वंश के। वाकाटक मैंने बताया आपको प्रतापी थे, जानकारी भानुगुप्त के रण अभिलेख से इसके बारे में भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए मौके का फायदा उठा के क्या हुआ, जैसे वाकाटक वंश की नींव कमजोर हुई और जो आखिरी राजा थे हरिसेन, ये कमजोर हो गए ना। अब ये डायरेक्टली वाकाटक तो छत्तीसगढ़ में शासन नहीं कर रहे थे, ये तो हमको पता है। अब जब ये शासन कर रहे थे, जिनके इनके अधीन रह के जो भी शासन कर रहे थे यहाँ पे, या हो सकता है कि सरबराजी छत्तीसगढ़ में शासन कर रहे हो, जो भी हो सकता है। लेकिन जब हरिसेन पता चला कि ये कमजोर शासक है या ये ऐसा शासक है जो खत्म होने वाला है, तो शरभराज क्या करेंगे, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और एक नए वंश की नींव डालेंगे जो कहलाएगा आपका शरभपुरी वंश, जो कि रहेगा छत्तीसगढ़ में। राजधानी कहाँ नहीं पता हमको। ठीक है, उसके बाद बारी आती है वाकाटक के बाद आपका किसकी, सॉरी ये हरिसेन नहीं होगा ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हरिसेन तो आखिरी राजा हो जाएगा। मतलब वाकाटक जब कमजोर होंगे थोड़े से, उस टाइम में शरभराज जो रहेंगे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और शरभपुरी वंश की नींव डाल देंगे। उसके बाद दूसरा ये है महेंद्र सेन। ये वही महेंद्र सेन है जिसे समुद्रगुप्त ने हराया था। लेकिन अभी भी एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि ये महेंद्र सेन जो है वो शरभपुरी वंश का रहेगा, क्योंकि इसके राजवंश के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने इसे दक्षिण विजय अभियान के तहत हराया था। उसके बाद महेंद्र सिंह को छोड़ दिया और बोला कि जाओ दक्षिण कौशल में शासन करो, बस इतना ही बोला गया है। उसका कौन से राजवंश का था पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग नरेंद्र राज। इनका नाम आपने नहीं सुना होगा प्री में, लेकिन ये हैं आपके इम्पोर्टेंट, थोड़े मोड़े नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आप देखते हैं नरेंद्र राज कौन था। देखिए, शरभराज से प्राप्त राज का विजय अभियानों के द्वारा विस्तार किया। यह विस्तार रायपुर जिले के राजीव महासमुद्र के क्षेत्र शिवरी नारायण सारंगगढ़ के अलावा उड़ीसा स्थित संबलपुर जिले तक था। 24 वर्ष से अधिक का शासनकाल रहा। 24 वर्ष में कुरुद से तामपत्र जारी किया। देखिए, कुरुद से तामपत्र मतलब इनकी जो जानकारी है वो कहाँ से मिलती है, कुरुद तामपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। हमको वैसे नरेंद्र राज के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो प्रतापी राजा रहते हैं, प्रतापी राजा से सीजीपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपका लास्ट ईयर सोमेश्वर देव से क्वेश्चन उठा के पूछ दिया। आप सोमेश्वर देव लोगों को लग रहा होगा तो वही है, जाजलदेव प्रथम ने इसे कैद कर लिया था, माँ के बोलने पे छोड़ा। नहीं, हम देखेंगे कि सोमेश्वर देव कौन था और कितना प्रतापी था। प्रतापी राजा के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो उसी एक प्रतापी राजाओं में से एक था आपका नरेंद्र राज। शरभराज ने तो बस स्थापित करके छोड़ दिया है ना, महेंद्र सेन हार चुका है। नरेंद्र राज आएगा राजा जो शरभपुरी वंश की नींव को और मजबूत करेगा, विजय अभियानों के तहत और विस्तार करेगा और बड़े बड़े क्षेत्र जीतेगा। ठीक है, 24 साल तक शासन कर रहा है और कुरुद से तामपत्र जारी कर रहा है। कुरुद कहाँ है आपका, नीचे है ना बस्तर साइड पे। कुरुद से जाके तामपत्र जारी कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट राजा है, ये तो प्रतापी राजा है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अगर आप बना रहे हैं तो। प्रसन्न मात्र, इनके बारे में तो कौन नहीं जानता है ना, प्रसन्न मात्र। लेकिन बस प्री में इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, आप नरेंद्र राज के इनके बारे में छोड़ देते हैं, जो कि और इम्पोर्टेंट है, वैसा ही इम्पोर्टेंट है। प्रसन्न मात्र इतना ज़्यादा प्रतापी भी इस वजह से हो पाया क्योंकि उससे पहले का जो नरेंद्र राज था अपने राज्य का विस्तार इतना बड़ा कर चुका था कि अब प्रसन्न मात्र को आना था, एक कैपेबल राजा को आना था और बेहतर तरीके से शासन चलाना था। विस्तार तो नरेंद्र राज ने कर दिया था। अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रसन्नपुर नगर बसाया, जिसे वर्तमान में मल्हार कहा जाता है। ठीक है, गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। सोने के सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने सोने के सिक्के, 116 सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक, और ये कहाँ कहाँ से मिले हैं ये भी देख लीजिए। उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक प्रसन्न मात्र के सोने के सिक्के मिले हुए हैं। तो सोने के सिक्के एक थे तो अपने आप में प्रतिभा, मतलब प्रतिभा नहीं बोलेंगे इन्हें कहेंगे प्रतिष्ठा। एक तो ऐसे ही अपने आप में प्रतिष्ठा के प्रतीक रहते हैं, बताते हैं कि वहाँ का जो आपका अर्थव्यवस्था है वो कितना बेहतर है।
सोने के सिक्के ही बता रहे हैं, ये बताते हैं कि वहाँ का जो राजा है कितना ज़्यादा आपका प्रतापी रहा होगा। सोने के सिक्के कितनी सारी चीज़ें बता दे रहे हैं, बता रहा है कि वहाँ पे जो लोग थे वो कितने ज़्यादा बेहतर तरीके से रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें बता देती है ये सोने के सिक्के। और 116 ऊपर से उड़ीसा लेके महाराष्ट्र तक, तो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बारी आते हैं सुदेव राज जी के बारे में। सुदेव राज का देखिए 8 ताम्रपत्र मिले हैं, 6 शरभपुर से मिला है और 2 सिरपुर से मिला हुआ है। सिरपुर से ताम्रपत्र जारी किया, क्या समझ में आता है इससे, सोच के देखिए। मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, ताम्रपत्र जो रहता है वो कैपिटल से जारी होता है, तो सिरपुर इस वजह से कैपिटल बोला जाता है। इस वजह से नहीं कि उन्हें स्थानांतरित कर दिया होगा, सिर्फ यही कारण है कि वहां से ताम्रपत्र जारी हुआ है। तो हमको पता चलता है कि शरभपुर के अलावा सिरपुर भी जो है कैपिटल यानी कि उनकी राजधानी रहा होगा। और प्रसन्न मात्र ने मल्हार यानी कि प्रसन्नपुर बसाया, इसे CGPSC ने अब ले लिया है आंसर। वैसे ये ठाकुर प्यारेलाल गुप्त जी की जो प्राचीन छत्तीसगढ़ की किताब आती है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रसन्नपुर नगर जो है इनका कैपिटल था। तो मतलब 3 कैपिटल थे। ठीक है, इतना क्लियर है आपका। चलें आगे, क्वेश्चन आपके लिए, नरेंद्र राज के बारे में बताइए। इतना ज़्यादा प्रतापी राजा था, इससे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ सकते आप, इसे जरूर लिखिएगा, कमेंट अबाउट नरेंद्र राज। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ अलग किया है। बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले थे जो इंग्लिश के लिए कमेंट करते थे, तो यहाँ पे हमने आंसर को इंग्लिश में रखा है। मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। देखिए एक्सपेंड यानी कि इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, जो इनको सरबराज के द्वारा मिला था उस साम्राज्य का और विस्तार किया था बहुत सारे एक्सपीडिशन यानी कि बहुत सारे अभियानों के तहत। पहला चीज ये लिख सकते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, अपने जो डायनेस्टी है, जो साम्राज्य है, उसको राजी, महासमुद्र, शिवरी नारायण, सारंगगढ़, संबलपुर यहाँ तक विस्तार किया। इतना लिख देंगे आप, 4 नंबर का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा और काफी अच्छे से लिखा जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। आइए अगला, कमेंट अबाउट शरभपुर डायनेस्टी किंग प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के बारे में 116 सिक्के मिले हुए हैं सोने के, यही बताते हैं कि कितना ज्यादा प्रतिष्ठा था और कितना ज्यादा प्रतापी राजा रहा होगा। सोने के सिक्के ही बताते रहे। नया नगर बसा दिया, वहां नया कैपिटल बना दिया, ये भी बड़ी चीज है। तो इसके बारे में टिप्पणी कीजिए, अपने से टिप्पणी कीजिएगा। इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला आपको, कोशिश करिएगा अच्छे से आंसर लिखिएगा और बनेगा तो अपने दोस्तों के साथ चेक करवाइए, पूछिए उनसे कि आंसर में क्या कमी लग रहा है या क्या गलत लग रहा है। एक चीज का इस्तेमाल करिएगा पूरे आंसर को लिखने में, ये आपके आंसर को और ज्यादा बहुत ही बेहतरीन बना देता है। वही वाला जो चीज मैंने आपको लास्ट में बताया कि एक स्टेटमेंट लिखिए, उसके नीचे प्रूफ दीजिए। एग्जाम्पल, प्रसन्न मात्र शरभपुरी राजवंश का एक बहुत ही प्रतापी राजाओं में से एक था, ये हमने लिख दिया। इसकी जानकारी हमें इनके प्राप्त 116 सिक्के जिनका विस्तार छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र तक है वहां से होता है। तो आपने एक स्टेटमेंट भी दे दिया, उसका नीचे प्रूफ भी दे दिया, आपको नंबर कैसे कटेगा? ऐसे में कटने के चांसेस ही नहीं छोड़ रहे हैं ना आप। तो इस टाइप से आंसर को फ्रेम करिएगा तब आपको और बेटर मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको पता ही है कि इसके जो आखिरी राजा थे उसको मार के पांडु वंश की शुरुआत हुई। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, हमने यहाँ पे पांडु वंश की शुरुआत कर दी। अब मैं नहीं लिख रहा आपका कि कौन था आखिरी राजा, आपने प्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि आखिरी राजा कौन था, और नहीं भी पता है तो मेंस में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ वैसे आ जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग इनकी वंशावली देखने वाले हैं। ठीक, अब देखिए इंद्रबल ने शुरुआत तो कर दिया, वंशावली हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आएगा आपका इंद्रबल। अच्छे से देखिएगा, इसी वंशावली में आपका हर कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। पहला जो इनका बेटा रहेगा नंदन राज, कहीं कहीं पे नंदराज लिखा हुआ मिल जाएगा। ईशान देव, उसके बाद सूरबल, उसके बाद भवदेव। ये 4 बेटे थे। ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन हमको नहीं जानना, और बाकी लास्ट के 2 से भी मतलब नहीं है हमको। सबसे ज्यादा मतलब है नंदराज और ईशान देव से। ये ईशान देव ने खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण कराया, ये आपके हिंदी ग्रंथ एकेडमी पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन है प्री में वो यहाँ से इस फैक्ट को क्लियर कर ले। हिंदी ग्रंथ एकेडमी आपका राम कुमार बिहार जी की बुक है, यहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन
मिल जाएगा। अगला ननराज, इसके बाद कौन आएगा? तिवर्देव, जिन्होंने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। ठीक है, एक भाई भी था तिवर्देव का, कौन था? चंद्रगुप्त। तिवर्देव के बाद आया दोबारा नननदेव, कौन? सेकंड ले लेते हैं, ननराज हो गया तो नननदेव या ननराज ऐसे ही कर लीजिएगा, लेकिन इनका बेटा था, सेकंड समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग पूरी स्टोरी डेवलप करते हैं। देखिए नननदेव सेकंड, पहले आइए इंद्रबल पे। इंद्रबल ने शासन की बार दौड़ संभाली, यहाँ पे पांडु वंश की शुरुआत कर दी। अब 4 बेटे थे, तो 4 बेटे में से सबसे बड़े वाले को साम्राज्य मिलना था, तो सिरपुर का साम्राज्य मिल गया नननराज को। ईशान देव को खरोद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर भेज दिया गया, वहां उन्होंने उसका निर्माण करवाया। ठीक है, नननराज के बाद उनके जो 2 बेटे थे, एक थे चंद्रगुप्त और एक थे तिवर्देव। तो तिवर्देव को साम्राज्य मिलना था, जी हाँ वैसा ही हुआ। तिवर्देव को सिरपुर का साम्राज्य मिल गया। तिवर्देव ने सकल कोशलाधिपति की उपाधि धारण की थी। सकल कोशलाधिपति का मतलब क्या होता है? दक्षिण कोशल और मैकाल दोनों का जो स्वामी होता है उसे सकल कोशलाधिपति कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो थे आपको पता है ना कि ये मैकाल में भी शासन कर रहे थे, सोमवंशी जो थे पांडु, ये आपके सिरपुर में भी शासन कर रहे थे, आपके उड़ीसा में भी शासन कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि तिवर्देव ने मैकाल वाला क्षेत्र जीत लिया होगा, तभी तो इन्होंने ये उपाधि धारण की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं नननदेव सेकंड। नननदेव सेकंड को मिलना था साम्राज्य, जी हाँ मिल गया, लेकिन नननदेव सेकंड की मृत्यु हो गई, निसंतान मृत्यु हो गई, तो इनका कोई बेटा ही नहीं है, नीचे कोई पीढ़ी जा ही नहीं रही है। जब पीढ़ी जा ही नहीं रही है तो मजबूर होकर जो पूरा साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त को मिल जाता है। चंद्रगुप्त का बाद में बेटा होगा कौन? हर्षगुप्त। और फिर इसी हर्षगुप्त का शादी होगा रानी वसाटा से, मोखरी वंश की राजकुमारी रानी वसाटा। उसके बाद हर्षगुप्त का बेटा आएगा महाशिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन, और एक रणकेसरी इनका भाई रहता है, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये है इनकी वंशावली। उतने बेटर तरीके से तो लिखाया नहीं है, लेकिन होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। चलें फिर आगे देखते हैं। सबसे पहला जो है शुरुआत इंद्रबल के साथ होगा, जिसका नाम भरतबल भी मिलता है अभिलेखों में। तो भरतबल इंद्रबल दोनों एक ही है। सबसे पहला चीज देखिए, प्रवर राज को हरा, पांड्य वंश की नींव डाली, यहीं से आपको पता चल गया। अब देखिए इंद्रबल था कौन? ठीक है, सोमवंशी सुरबल नाम का जो व्यक्ति था, आक्रमण हुआ था उसका। तो इस इंद्रबल ने क्या किया था, प्रवर राज का साथ देना छोड़ के उस जो सुरबल है उसका साथ दिया, और छत्तीसगढ़ से जो शरपुरे वंश है उनका विनाश कर दिया। बदले में पैसा दिया होगा और बदले में और बाकी सारी चीजें दी होगी, तो ठीक है वो हो गया। पहले सरबपुर था, ये क्या थे, पहले इन्हें सरबपुर का ये बनाया गया था, सामंत बनाया गया था। ठीक है, सरबपुर वंश के ये पहले सामंत थे, मतलब सामंत के तौर पे काम करते थे। तो इंद्रबल ने अपना क्या किया, इस भरतबल ने, अब सामंत तो बन गए थे, उसके अलावा इनको और विस्तार करना था अपना। तो एक लोक प्रशासन नाम की लड़की, जो कि अमराय राजकुमारी थी, सरबपुरी वंश को अमराय को बोला जाता है ना, मतलब उनसे शादी किए, और उसके बाद फिर ये सामंत बना दिए गए। कहाँ पे? खरोद के। जो खरोद दिख रहा है ना, खरोद का जो निर्माण है वो इंद्रबल ने ही करवाया था। ये भी आपका हिंदी ग्रंथ अकेडमी से मिलता है। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इंद्रबल शुरू पे यहाँ पे सामंत थे। ठीक है, नॉर्मल सामंत रहेंगे सरबपुरी वंश के। उसके बाद इन्होंने लोक प्रशासन से शादी किया, तो थोड़ा और स्थिति बेटर हुआ, फिर नोबल बना दिए गए, खरोद भेजा गया इनको, खरोद के आसपास वाले एरिया पे। तो इंद्रबल ने खरोद का निर्माण कराया और खरोद के ये सामंत बने। मौके का फायदा उठाया जब सूरबल का आक्रमण हुआ, प्रवर राज को हराया और यहाँ पे पांडु वंश की नींव डाल दी। उसके बाद महातिवर्देव, मैंने बताया आपको सकल कोशलाधिपति की जानकारी। उसके अलावा देखिए अड़बार तामपत्र, तामपत्र से ही समझ में आ जाता है कि ये राजा प्रतापी रहा होगा। ठीक है, तामपत्र जारी किया गया है। और बाकी सकल कोशलाधिपति, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही। उसके बाद महाशिवगुप्त बालार्जुन, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, साथ में आपके 27 तामपत्र एक साथ मिले हैं, आज तक किसी राजा के नहीं मिले। लक्ष्मण मंदिर उत्खनन हुआ है, बौद्ध विहार मिला है, हिंदुस्वांग का यात्रा विवरण, इतनी सारी चीजें। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे।
पांडु वंश के राजा तिवर्दे की उपलब्धियों का उल्लेख कीजिए। 4 मार्क्स का है, मैंने इनके बारे में। अरबाड़ ताम्रपत्र है आपका एक, और उसके अलावा जो दूसरा चीज दिख रहा है आपको सकल कुशलाधिपति, तो दोनों को मिला के आंसर लिख के देखिएगा। इंग्लिश में इसका आंसर मैंने एक मॉडल तैयार किया था, इसे एक बार देख लीजिएगा। आगे आते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल क्यों कहलाता था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो वही लिखिएगा जो 27 ताम्रपत्र मिलते हैं। स्थापत्य अच्छा था, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया, बहुत स्तूपों का निर्माण कराया और बहुत सेक्युलर टाइप के राजा रहे थे। और यहाँ पे खुशहाली थी, अर्थव्यवस्था काफी बेटर थी। ताम्रपत्र मिल रहे हैं ना, तो ताम्रपत्र कैसे मिल रहा है? मतलब खुशहाली और काफी सारी चीजें अच्छी चल रही थी, इस वजह से मिल रहे होंगे। छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास में सिरपुर का क्या महत्व है? ये क्वेश्चन आया पिछले साल, तो इसे लिख के देखिएगा। सिरपुर में इतने सारे राजाओं को हमने देख लिया। सरब के ऐतिहासिक उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो सरब का मैंने आपको पूरा हिस्ट्री बता दिया कि कैसा ये राजा बना था, तो इसके बारे में भी लिखिएगा। रानी बसाटा का कंट्रीब्यूशन, मौखरी वंश की राजकुमारी रानी बसाटा, जिन्होंने लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का निर्माण करवाया था, ये लिखिएगा। ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद सोमवंश से आ जाते हैं हम लोग, जिन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, और इनके 2 ही राजा होते थे महाशिवगुप्त, दूसरे थे उद्योग केसरी। महाशिवगुप्त और मतलब और भी नाम होते थे राजाओं के, लेकिन जैसे वो राजगद्दी पे बैठते थे उनका नाम पलट के हो जाता था महाशिवगुप्त। चिंकू नाम है, तो बाद में जब गद्दी पे बैठे तो उसका नाम हो गया महाशिवगुप्त। दूसरा जो उनका बेटा आएगा उसका नाम है टिंकू, तो बाद में उसका नाम हो जाएगा उद्योग केसरी। ठीक है, बस ऐसा ही चलते रहेगा ये। महाशिवगुप्त, उद्योग केसरी। त्रिकलिंगाधिपति मतलब आपके कौशल, उत्कल और कलिंग, तीनों के स्वामी को त्रिकलिंगाधिपति कहा जाता था। सोमवंश राजाओं के बारे में बताइए। अब बता सकते हैं, इतने इंफॉर्मेशन पे शायद आराम से बता लेंगे। त्रिकलिंगाधिपति से आप क्या समझते हैं? फड़ी नागवंश, इनके बारे में 2 ही जगह से पता चलता है हमको, एक है भोरमदेव अभिलेख, एक मड़वा महल। भोरमदेव अभिलेख से हमको फड़ी नागवंश के बारे में जानकारी मिलती है, और मड़वा महल इंस्क्रिप्शन से हमको फड़ी नागवंश की वंशावली की जानकारी मिलती है कि जो 22 या 23 राजा थे उनका क्रम क्या रहा था। तो फड़ी नागवंश की जानकारी भोरमदेव अभिलेख से करिएगा। इंपॉर्टेंट पहला राजा डाल दीजिए, गोपाल देव के बारे में डाल दीजिए, और 4 मार्क्स का आंसर तैयार कर लीजिएगा। छिंदक नागवंश, ये थे इंपॉर्टेंट। ठीक है, छिंदक नागवंश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, छिंदक लिखा गया था, छिंदक कर लीजिएगा। राजधानी इनकी चक्रकूट थी, संस्थापक थे नृत्यभूषण। पता कहाँ से चलता है? एराकोट। धारावर्ष इंपॉर्टेंट राजा थे। धारावर्ष के बाद बेटे को शासन करना था, जो कि थे सोमेश्वर देव, लेकिन उनका जो ये मधुरांतक नाम का कोई रिश्तेदार आ गया धारावर्ष के बाद, और सोमेश्वर देव को गद्दी से हटा दिया। तो सोमेश्वर देव जब धीरे धीरे बड़ा होता है, अपनी मतलब लोगों को इकट्ठा करता है, अपनी सेना तैयार करता है, मधुरांतक को हराता है, और छिंदक नागवंश की पूरी जो ये है क्या बोलते हैं साम्राज्य अपने कंट्रोल में लेता है। ठीक है, और लास्ट राजा है आपके हरिश्चंद्र देव। तो आपको यहीं से दिख रहा है सोमेश्वर देव कितने प्रतापी हैं। कुरुषपाल अभिलेख, अभी CGPSC प्री ने क्वेश्चन पूछा है, इसी वजह से पूछा है क्योंकि ये प्रतापी राजा है, इस वजह से नहीं पूछा था कि इनको। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सोमेश्वर देव का शासन है। आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे रतनपुर है, और रतनपुर अपने गौरव में चल रहा है। ठीक, और यहाँ पे शासन हो रहा है आपका पृथ्वीदेव फर्स्ट, कलचुरी राजा पृथ्वीदेव फर्स्ट। इस सोमेश्वर देव ने जब मधुरांतक से हर कुछ साम्राज्य जीत लिया, पहले तो अगल बगल वाले क्षेत्र जीते, उड़ीसा का क्षेत्र जीता, थोड़ा सा महाराष्ट्र का क्षेत्र जीता। अब देख लीजिए प्रतापी कितना है। कुरुषपाल अभिलेख से भी पता चलता है कि प्रतापी था। ये जाके रतनपुर में घुस के पृथ्वीदेव प्रथम को हराया है, पता चलता है आपको कुरुषपाल अभिलेख से। पृथ्वीदेव प्रथम को घुस के उस टाइम पे जब रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर की नींव डाल दी थी, और रतनपुर को इतना वेल डेवलप्ड और इतने शक्तिशाली बना के रखा हुआ था। बाद में जब सोमेश्वर देव बूढ़ा हो जाता है, मेरे ख्याल से 60 या 70 साल का हो जाता है, उस टाइम में पृथ्वीदेव का जो बेटा है जाजल्य देव, इसको पकड़ता है सोमेश्वर देव को, सपरिवार बंदी बना लेता है, गुंडू महादेवी के बोलने पे छोड़ता है। तो आधी स्टोरी पता है आपको। पूरी स्टोरी ये है कि सोमेश्वर देव ने अपने मतलब ये क्या जाजल्य देव शुरू में आक्रमण नहीं कर सकता था क्या? जब इसका एज और कम रहा था कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उसको भी पता है ना सोमेश्वर देव पावरफुल था। ठीक है, तो कलचुरियों का इतिहास इस टाइप से भी लिखा गया है। तो हमको सोमेश्वर देव का सेकंड पहलू देखने को ही नहीं मिलता है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सोमेश्वर देव के बारे में बताइए। लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है 8 मार्क्स का, इसे लिख के देखिएगा। कुरुसपाल अभिलेख से इसे पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। यहाँ पे हमारा ये वीडियो जो है ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं प्राचीन। अगला जो वीडियो आएगा वहाँ से हम लोग करेंगे मध्यकाल, और अच्छे से करेंगे। कल आपको समझ में आएगा कि मेंस में मैं आपको क्यों बोल रहा था कि प्री वाले जो कंटेंट रहते हैं वो अब कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करिए ताकि हमारे वीडियो का जो सजेशन है आपको यूट्यूब कंटिन्यू देता रहे। उसके अलावा आपकी कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।